नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड एट वॉर। मेरा नाम मोहम्मद सालेह है। यूक्रेन की जवाबी हमले की कवायद संघर्ष से गुजर रही है। यूक्रेन अपना केवल गोला बारूद की कमी से जूझ रहा है, बल्कि रशिया के द्वारा अपनाई जा रही कुछ खास रणनीति वाले हथकंडों ने भी उसके लिए गंभीर समस्याएं पैदा कर दी है। पिछले हफ्ते रशिया ने यूक्रेन के भीतर जमीनी टारगेट्स पर हमला करने के लिए अपनी P-800 ऑनिक्स जैसी एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल किया और इसने यूक्रेनी एंटी एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए बहुत सारी मुश्किलें पैदा कर दी। बुधवार की रात रशिया ने यूक्रेन के बंदरगाह शहर ओडेसा पर 2 घंटे के भीतर 19 मिसाइलों से हमला किया और यूक्रेन के वायुसेना के अनुसार उन 19 रशियाई मिसाइलों में सिर्फ 5 को ही रोकने में कामयाबी मिल सकी। यूक्रेन की वायुसेना के प्रवक्ता यूरी इहनात ने ऑन रिकॉर्ड ये बात मानी है कि यूक्रेन के तट पर उसके पास ऑनिक्स जैसी मिसाइलों से खुद को बचाने के साधन नहीं है। आखिर यूक्रेन युद्ध के इस दौर में अपने बंदरगाहों पर क्यों मात खा रहा है? हमारी अगली रिपोर्ट आपको इस बात का विवरण देगी। सुपरसोनिक ऑनिक्स मिसाइलों को समंदर में जहाजों को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये 3000 किलोमीटर प्रति घंटे के अधिक की रफ्तार से उड़ती है, लेकिन ये सिर्फ उनकी रफ्तार ही नहीं है जिसकी वजह से उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है, बल्कि इसके उड़ान का प्रोफाइल और उड़ान रास्ता भी है जिसकी वजह से इन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। ऑनिक्स मिसाइल जब निशाने के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाती है तो ये 15 मीटर से कम ऊंचाई पर भी उड़ सकती है, क्योंकि इसे समंदर के पानी के ठीक ऊपर उड़ान भरने वाली मिसाइल के रूप में डिजाइन किया गया है। ऑनिक्स को जहाजों, पनडुब्बियों और यहाँ तक कि जमीन पर स्थित लॉन्चरों से भी छोड़ा जा सकता है। हालांकि अमेरिकी पैट्रियट या फ्रांस की SAM-T जैसे बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए बने एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मदद से ऑनिक्स मिसाइल को रोका जाना मुमकिन है, लेकिन यूक्रेन को इनमें कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम उतनी तादाद में नहीं मिल पाया है जितनी की उसे जरूरत है। अमेरिका ने मदद के बड़े बड़े वायदे के बावजूद यूक्रेन को और अधिक एडवांस डिफेंस सिस्टम से लैस करने के बारे में कुछ नहीं कहा है। वहीं पिछले हफ्ते में अमेरिकियों ने यूक्रेन को जिससे लैस किया है वो है क्लस्टर बम, जिन्हें घिनौने गोला बारूद के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि क्लस्टर बम मैदान में फैल जाते हैं और लड़ाई खत्म होने के दशकों बाद भी निर्दोष नागरिकों और बच्चों की मौत की वजह बन जाते हैं और इन्हें विकलांग बना देते हैं। इनका इस्तेमाल पहले से ही युद्ध के मैदान में किया जा रहा है। क्लस्टर गोला बारूद का ये एक बहुत बड़ा फायदा है कि ये काफी बड़े क्षेत्र को कवर कर सकता है, जहां कई सैनिक और हल्के बख्तरबंद वाहन मौजूद हैं। इससे हम उन्हें रोक सकते हैं और अपनी पैदल सेना को आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। इस तरह दुश्मन को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है और हमारे सैनिक जरूरी जगहों पर जीत हासिल कर सकेंगे। 17 जुलाई को यूक्रेन ने नौसेना ड्रोन का इस्तेमाल करके एक और साहस भरे हमले में क्रीमिया पुल पर हमला किया। 12 मील लंबा किर्च ब्रिज यूरोप में सबसे लंबा ब्रिज है। व्लादिमीर पुतिन ने किर्च ब्रिज पर हमले को एक आतंकवादी हमला करार दिया और उसके तुरंत बाद यूक्रेन के बंदरगाहों पर रूस ने मिसाइल से एक के बाद एक हमले की झड़ी लगा दी। रूसी सशस्त्र बलों ने उन वस्तुओं पर समुद्र आधारित उच्च सटीकता वाले हथियारों से उन जगहों पर हमला किया जहां मानव रहित नौकाओं का उपयोग करके रूस पर आतंकवादी हमलों की तैयारी की गई थी। साथ ही उन जगहों पर जहां उन नौकाओं को ओडेसा के पास एक कारखाने में बनाया गया था। इसके अलावा माइकोलाइव और ओडेसा के पास लगभग 70,000 टन ईंधन रखने वाले ईंधन डिपोज को नष्ट कर दिया गया। उन डिपोज का इस्तेमाल यूक्रेनी सेना के लिए ईंधन की आपूर्ति के लिए किया जाता था। सभी टारगेट्स पर निशाना साधा गया। रूस ने काला सागर अनाज सौदे पर भी रोक लगा दी है और कहा है कि यूक्रेनी बंदरगाहों की ओर जाने वाले किसी भी जहाज की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती। इससे क्या जाहिर होता है? क्या लगभग 3 करोड़ 30 लाख टन अनाज जिसे यूक्रेन अपने बंदरगाहों से निर्यात कर सकता है अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक नहीं पहुंच पाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध पिछले साल फरवरी से तेजी से बढ़ रही मुद्रास्फीति और जीवन यापन की लागत के संकट का एक बड़ा कारण रहा है और काले सागर से अनाज के निर्यात पर नाकाबंदी जितनी लंबी होती जाए, दुनिया को उतने ही बड़े खाद्यान्न संकट के लिए भी तैयार रहना चाहिए, जो हमारे सामने पहले से ही राक्षस बनकर खड़ा है। 20 जुलाई को जैसे ही गिरफ्तारी देने के लिए कानून तोड़ने वाले 2 लोगों को स्टॉकहोम में पवित्र कुरान की एक प्रति जलाने की इजाजत मिली,
इराक और स्वीडन के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए। बगदाद में सैकड़ों प्रदर्शनकारी स्वीडन के दूतावास में घुस गए और उन्होंने वहां पर आग लगा दी। इराक की सरकार ने स्वीडन के राजदूत को भी देश से बाहर निकाल दिया। स्वीडन की टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया है। स्वीडन की दलील है कि पवित्र कुरान को बार बार जलाने की इजाजत विचारों की स्वतंत्रता के आधार पर दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी पवित्र किताब को जलाना या फिर किसी भी किताब को जलाना विचारों की स्वतंत्रता का हिस्सा हो सकता है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्वीडन कानून तोड़कर गिरफ्तारी देने वालों के सनक भरे चक्रव्यूह में फंसकर रह गया है। बृहस्पतिवार को भोर होने से पहले हुए हमले में सैकड़ों इराकी लोग बगदाद स्थित स्वीडन के दूतावास में घुस गए। ये लोग उसी दिन होने वाले पवित्र कुरान जलाने के कार्यक्रम से नाराज थे। झंडे लहरा रहे प्रदर्शनकारियों ने स्वीडन के दूतावास में आग लगा दी। बृहस्पतिवार को हुए इस प्रदर्शन का आह्वान प्रभावशाली शिया मौलवी मुक्तदा सद्र के समर्थकों ने किया था। स्वीडन के विदेश मंत्रालय ने सद्र समर्थकों के इस हमले की निंदा करते हुए बगदाद स्थित स्वीडन के दूतावास के सभी कर्मचारियों के सुरक्षित होने की जानकारी दी। यही नहीं, उसने इराकी प्रशासन को वियना संधि के मुताबिक राजनयिक मिशनों को सुरक्षा देने की उसकी जिम्मेदारी भी याद दिलाई। इराकी सुरक्षा अधिकारियों से बातचीत के बाद इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने आगजनी की घटना के लिए जिम्मेदार लोगों पर कानूनी कार्रवाई होने का भी भरोसा दिया। यही नहीं, उन्होंने लापरवाही बरतने वाले सुरक्षा अधिकारियों की जांच की बात भी कही। लेकिन सवाल ये है कि ये प्रदर्शन हुआ ही क्यों? दरअसल स्टॉकहोम से महज 300 मीटर की दूरी पर गिरफ्तारी देने के लिए कानून तोड़ने वाले 2 लोगों को इस्लाम विरोधी प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई थी। उनमें से एक 37 साल का सलवन मोमिका है, जो 2 साल से स्वीडन में रह रहा है और गिरफ्तारी देने के लिए लगातार कानून तोड़ने का आदी है, जो जानबूझकर मुसलमानों की पवित्र किताब की बेअदबी करता है। उसने इराकी झंडे के साथ साथ अल सद्र और ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की तस्वीरों की भी बेकदरी की है। उसके नाटक के खिलाफ दुनिया भर में निंदा हुई और नाराजगी भी फैली। उसके प्रदर्शन स्थल के कुछ ही दूरी पर एक जवाबी प्रदर्शन भी निकाला गया। इस बार उसने कुरान में आग नहीं लगाई, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा हुआ। लेकिन आमतौर पर कहें तो मानव जाति के इतिहास को देखते हुए आपको लोगों, राष्ट्रों, संस्कृति, इतिहास के प्रति किसी न किसी तरह का सम्मान दिखाना होगा। ये ध्यान खींचने के लिए किया गया है। एक सर्कस, एक ड्रामे के अलावा कुछ नहीं है। वो एक जोकर के अलावा कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री सुडानी ने इराक से स्वीडन के राजदूत के निष्कासित करने का आदेश दिया है और स्वीडन से इराकी चार्ज डी अफेयर्स को भी वापस बुला लिया है, जिससे स्वीडन के साथ राजनयिक संबंध खत्म हो गए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि वहां पर पवित्र किताब को जलाने की बार बार इजाजत दी जा रही है। स्वीडन के सुरक्षा अधिकारी ऐसे मामलों में अपनी हदों का हवाला देते हुए खुद के असहाय होने का दावा करते हैं। Our possibilities as police authority are limited in this regard. पुलिस प्रशासन के रूप में कुछ करने की हमारी एक सीमा है। बेशक हम सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा के लिहाज में ऐसी घटना से पहले जोखिम का आकलन करते हैं, लेकिन जिसने भी ऐसा कुछ करने की अर्जी दी है उसके संबंध में हम किसी भी तरह का कोई रुख नहीं अपनाते हैं। हम बस ये तय करते हैं कि सार्वजनिक सभा सुरक्षित और सही तरीके से हो सके। We just ensure that the public gathering can take place in a safe and proper way. स्वीडन में हो रहे इस नाटक ने कुछ पुराने सवाल फिर से खड़े कर दिए हैं। एक पवित्र किताब को जलाने की इजाजत देकर वहां स्वीडन अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार की रक्षा कर रहा है, या क्या ये गिरफ्तारी देने के लिए कानून तोड़ने वालों द्वारा उकसावे के लिए खेले जा रहे चालाक खेल में मोहरा बन जाने जैसा है? क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कोई हद नहीं है? और क्या ये सभी हालातों और सभी तरह के बातों पर लागू होती है? आखिर दुनिया भर के लोकतंत्र इस सवाल से कैसे निपटते हैं? उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की ही बात करें तो क्या वहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिना किसी हद या अंकुश के है? और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या किताब जलाने की हरकत को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में गिना जा सकता है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसे पहले जायरे के नाम से जाना जाता था, अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है।
बहुमूल्य खनिज संसाधनों से समृद्ध ये मध्य अफ्रीकी राष्ट्र लंबे समय से सत्ता और नियंत्रण के लिए लड़ रहे अनेकों सशस्त्र गुटों से त्रस्त है। पिछले हफ्ते 3 दिनों के ही भीतर इतूरी प्रांत के बुनिया शहर के पास सशस्त्र गुटों के हमले में कम से कम 40 लोगों की मौत हुई। इतूरी प्रांत कांगो में सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि सिर्फ इसी साल इतूरी में 600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, इतूरी से लगभग 3,45,000 लोग विस्थापित भी हुए हैं। हमारी अगली रिपोर्ट इसी बात की पड़ताल करती है। कांगो का नाम दुनिया के 5 सबसे गरीब देशों में शुमार है। ये गरीब देश दशकों से आतंक से जूझ रहा है। 120 से अधिक विद्रोही गुट बिजली, जमीन और कीमती खनिज संसाधनों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के साथ जंग लड़ रहे हैं। पूर्वी कांगो के इतूरी प्रांत में हाल ही में हिंसा की वारदातों में बढ़ोतरी हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने इसकी निंदा करते हुए हिंसा बढ़ने पर चेतावनी जारी की है। In the Democratic Republic of the Congo, the UN Office of the Coordination. कांगो में मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय एक बार फिर इतूरी प्रांत की स्थिति के बारे में चेतावनी दे रहा है, जहां हिंसा की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। पिछले हफ्ते बुनिया शहर के पास हथियारों से लैस गुटों के हमलों में 3 दिनों के भीतर ही कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई। इस साल इतूरी 600 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 3,45,000 लोग विस्थापित हुए हैं। While 345,000 people have been displaced. इन लगातार हो रहे सामूहिक हत्याओं के कारण शरणार्थियों का पलायन भी शुरू हो गया है। पूर्वी कांगो में लड़ाई के कारण 50 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। हजारों लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। यदि इसका जल्द ही कोई समाधान नहीं निकाला गया तो इस मानवीय संकट के नियंत्रण से बाहर जाने का खतरा है। हम इस हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं और सभी पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और मानवाधिकार जिम्मेदारियों का पालन करने के लिए आह्वान करते हैं। हिंसा से प्रभावित लोगों की जरूरतों को समझने और पूरा करने के लिए हमारे साथियों ने अपने अभियान शुरू कर दिए हैं। हमने और हमारे साझेदारों ने इस साल की पहली तिमाही में इतूरी में 4,60,000 लोगों को मदद पहुंचाई है। कांगो के लिए वर्तमान ये योजना केवल 30% फंडेड है। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कांगो के लोगों के साथ एकजुटता से खड़े होने और इस बढ़ते मानवीय संकट से निपटने के लिए जरूरी सहायता देने की विनती करते हैं। पूर्वी कांगो में विद्रोहियों से निपटने के लिए 1 साल पहले ईस्ट अफ्रीकन फोर्स यानी EAC बनाई गई थी। इस फोर्स में बुरुंडी, केन्या, युगांडा और दक्षिण सूडान से सैनिक शामिल हैं। अब कई महीनों से EAC सुधार आने की बात कर रही है, लेकिन इन उत्साह से भरी घोषणाओं को जमीन पर हो रही घटनाएं झूठा साबित करती हैं। कांगो ने बार बार अपने पड़ोसी EAC सदस्य रवांडा पर विद्रोहियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। हालांकि रवांडा इस आरोप को खारिज करता है। पूर्वी कांगो में लगातार हो रही ये सामूहिक हत्याएं मानवीय संकट को और बढ़ा रही हैं और ये इस बात का सबूत है कि स्थिति नियंत्रण से कोसों दूर है। 20 जुलाई को सेंट्रल ऑकलैंड में एक वारदात में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य लोग घायल हो गए। 24 वर्षीय बंदूकधारी द्वारा हमला फीफा महिला विश्व कप के उद्घाटन मैच से बमुश्किल कुछ घंटों पहले एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हुआ। ऐसा माना जा रहा है कि हमलावर का मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का इतिहास रहा है और सुरक्षा कर्मियों द्वारा गोली चलाने से उसकी मौत हो गई। हमारी अगली रिपोर्ट इसी घटना का विवरण देती है। ऑकलैंड में फुटबॉल के 1 महीने तक चलने वाले उत्सव की शुरुआत के लिए आयोजित उत्सव के अवसर पर गुरुवार की सुबह सुबह माहौल गमगीन हो गया और उत्सव का माहौल मातम में तब्दील हो गया। न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर के लोग पुलिस के सायरन और हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट की आवाज सुनकर जग गए।
24 वर्षीय शूटर का नाम मातुतांगी मतुआ रीड बताया जा रहा है। वो सुबह सुबह एक शॉटगन के साथ एक कंस्ट्रक्शन साइट में दाखिल हो गया और गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों सहित 6 अन्य लोग घायल हो गए। इस हमले ने ऑकलैंड के उत्सव वाले माहौल को लॉकडाउन में तब्दील कर दिया। शूटिंग स्थल के पास एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां देखी गईं और कई सड़कों की घेराबंदी कर दी गई थी। अपराधी बार बार गोलियां चलाते हुए घटना स्थल की तरफ बढ़ता गया। पुलिस 10 मिनट के भीतर इमारत में दाखिल हुई। तमाकी मकारों के विभिन्न समूहों के सुरक्षा कर्मियों ने जवाबी कार्रवाई की और इमारत के अंदर मौजूद लोगों को जहां से भी संभव हो बाहर निकाला गया। घटना के दौरान कई मजदूरों ने इमारत के अंदर छिपकर अपनी जान बचाई। हम आश्वस्त करते हैं कि अब स्थिति को लेकर चिंता की कोई वजह नहीं है। क्षेत्र में पुलिस की संख्या बढ़ा दी गई है और हम जनता को आश्वस्त करते हैं कि वो केंद्रीय शहर में आ सकते हैं। इस गोलीबारी के पीछे कोई राजनीतिक या वैचारिक मकसद नहीं बताया जा रहा है। हमलावर पुलिस के रडार पर था और ऐसा माना जा रहा है कि उसका पारिवारिक हिंसा और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का इतिहास रहा है। कथित तौर पर उसके लिए घर में नजरबंद रहने का आदेश था, लेकिन उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने की छूट थी। उसके पास हथियार रखने का लाइसेंस नहीं था और पुलिस इस बारे में जांच कर रही है कि न्यूजीलैंड के सख्त बंदूक नियंत्रण कानूनों के बावजूद वो बंदूक हासिल करने में कैसे कामयाब रहा। प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस ने हमले को आतंकवादी कृत्य मानने से इनकार करते हुए इस बात की पुष्टि की तो विश्व कप योजना के अनुसार होगा। मैं आज सुबह ऑकलैंड में हुई दुखद गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिवारों और प्रियजनों के प्रति अपना गहरा दुख और संवेदना व्यक्त करते हुए शुरुआत करना चाहूंगा। पूरा देश आपके साथ शोक मना रहा है। फिर से मैं आज पुलिस आयुक्त की टिप्पणियों को दोहराना चाहूंगा। ये अलग घटना है। लोगों को ऑकलैंड में बाहर रहने और आज शाम फीफा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुरक्षित महसूस करना चाहिए। जहां गोलीबारी हुई वहां से करीब 100 मीटर की दूरी पर कम से कम 3 राष्ट्रीय फुटबॉल टीमें पास में ठहरी हुई थीं, जिनमें मौजूदा चैंपियन अमेरिका की टीम भी शामिल थी। पुलिस का मानना है कि इस हमले का सीधे तौर पर विश्व कप से कोई कनेक्शन नहीं है। 2019 क्राइस्टचर्च मस्जिद नरसंहार के बाद, जिसमें 51 मुस्लिम उपासकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और अन्य 40 घायल हो गए थे, उसके बाद न्यूजीलैंड ने सख्त बंदूक नियंत्रण कानून पारित किया था। क्या गुरुवार को इस गोलीबारी की घटना के बाद ऑकलैंड के निवासी बाहर रहना और फीफा के प्रमुख कार्यक्रमों में भाग लेने में सुरक्षित महसूस करेंगे? अगर ऐसा मान भी लें कि ये सिर्फ एक इत्तेफाकन हमला है और सामान्य तौर पर होने वाली घटना नहीं है, लेकिन इस घटना ने निश्चित रूप से एक खुशी के अवसर को गमगीन माहौल में बदल दिया है। तो ये था हमारा आज का शो। आपको ये शो कैसा लगा आप हमें जरूर लिखकर बताइए। आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे ट्विटर हैंडल के जरिए जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।